कुछ अर्सा पहले हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें सेविंग स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और एक मुतालबा ये था कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर भी कुछ डिस्कस किया जाए। बैंक डिपॉजिट्स से मुतल्लिक तो उसमें काफ़ी तफसीली हमने डिस्कस कर लिया था, तो अब हमें इससे आगे आज की वीडियो में डिस्कस करना है। तो अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्यों ट्रेड करना चाहिए या क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने लिस्ट करवाया हुआ है, और हर कुछ अरसे के बाद हम सुनते हैं कि फलां नई कंपनी ने आईपीओ किया है। आईपीओ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिस्टिंग स्टॉक की जाती है और ग्रोथ के लिए कैपिटल रेज किया जाता है कंपनियों की तरफ से। तो इन लिस्टेड शेयर्स में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है शेयर्स खरीद के। और शेयर को आप बुनियादी तौर पे कह सकते हैं कि एक छोटा सा हिस्सा होता है बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का। उसकी ओनरशिप शेयर होल्डिंग के थ्रू होती है कंपनियों की, और उसमें आप जितने हिस्से खरीदते हैं वो जितने फीसद या जितने नंबर्स हैं टोटल शेयर्स के, तो उतनी फीसद का आप मिल्कियत आपकी हो जाती है। इन्वेस्टमेंट का एक की प्रिंसिपल है हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। लो रिस्क जैसे बैंक में डिपॉजिट रख देना, वेरी लो रिस्क है जैसे बहुत ही अच्छे बैंक में डिपॉजिट रख देना। तो जितना डिपॉजिट या जितना आपका रिस्क लो होता जाता है, उतना ही रिटर्न उसके ऊपर प्रॉफिट या इनकम आपकी कम होती जाती है। और जितना आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या और चीज़ों में जिनमें रिस्क निस्बतन कुछ ज़्यादा है, लेकिन उनमें रिटर्न एक्सपोनेंशियली डिफरेंट होता है बैंक डिपॉजिट की निस्बत। तो ये एक बुनियादी बात याद रखनी चाहिए। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन को ऑब्जॉर्ब करती रहती है, क्योंकि कंपनियां इन्फ्लेशन के साथ ग्रो करती हैं, उनके डिविडेंड्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो करती है मोर और लेस। अगर डे टू डे एग्जैक्ट ना भी मैच कर रही हो तो कुछ लैग के साथ कंपनियां इन्फ्लेशन को कैप्चर कर लेती हैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग में और कॉस्ट में भी आ जाती है। तो प्रैक्टिकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में मिलते हैं कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट के, जहाँ पे इन्फ्लेशन से एडजस्टमेंट काफ़ी लंबे पीरियड में जाके आती। जैसे आजकल इन्फ्लेशन बैंक प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक प्रॉफिट पे आप जो भी पैसे बना रहे हैं या कमा रहे हैं, वो उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। तो कोई तुक नहीं बनता है कि बैंक में पैसे आप इस ज़माने में रख के बैठे रहें। तो शेयर्स में काम करने के लिए आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना पड़ता है। मैं भी सीईओ हूँ एक स्टॉक ब्रोकर का, ऑल्दो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है, लेकिन मैं उसको पीछे रख के ये कहना चाहूँगा कि किसी भी ऐसे स्टॉक ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खोलें जिस पे आपको ट्रस्ट हो और जो आपको बेहतर मशवरा दे सके, और आपकी जब आप इन्वेस्ट करना चाहें या डिसइन्वेस्ट करना चाहें या वैसे पूछना चाहें मार्केट को, तो उसकी सीनियर लेवल के किसी ट्रेडर की या जो भी उसका चीफ एग्जीक्यूटिव है या सीनियर बंदा है उसकी अवेलेबिलिटी हो। तो किसी ऐसे, ये डॉक्टर की तरह से है कि अच्छा डॉक्टर वो है जो आपको मिल भी सकता हो, ये ना कि 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही हो। तो ये बुनियादी बात है कि आप एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलें, वो सीडीसी में आपका सब अकाउंट खोल देगा। ओवर द पीरियड रेगुलेटर्स ने स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि आपका जो सरप्लस कैश है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाता है, आपके शेयर्स सेपरेट सीडीसी सब अकाउंट में रखे जाते हैं, और उस पे क्वार्टरली ऑडिटेड और मंथली और फोर्टनाइटली रेगुलेटर पूरी तरह से उनकी लिस्टें मंगवाता है और वो स्टेटमेंट्स चेक भी करता है। और किसी जगह पे अगर कोई गड़बड़ की उम्मीद लगती हो तो ब्रोकर्स के साथ रेगुलेटर्स एससीसीपी और स्टॉक एक्सचेंज बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। उनके बड़े रेगुलर अब ऑडिट होते हैं, ज्वाइंट ऑडिट भी करते हैं, और तीनों इंस्टीट्यूशंस स्टॉक एक्सचेंज, सीडीसी, क्लियरिंग हाउस, ये भी ऑडिट अपने करते हैं। और इसके अलावा एससीसीपी भी सरप्राइज ऑडिट्स करता रहता है। तो ओवर लास्ट फ्यू इयर्स स्टॉक ब्रोकर्स की डिफ़ॉल्ट को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सख्ती की गई है, और अब एक कई सालों से कोई नई डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट नहीं हुई है। स्टॉक मार्केट में
इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? तो इस पे अब हम बात करते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी हर किसी के लिए फ़र्क हो सकती है। मेरे अपने ज़हन के लिहाज से, जैसे हमने सेविंग स्ट्रेटजीज़ में भी डिस्कस किया था कि आप अपनी सेविंग्स के डिफरेंट हिस्से कर लें। कोई रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट है, कोई इमरजेंसी वाला पार्ट है, या घर बनाने के लिए पैसे हैं, तो उनको आप स्टॉक मार्केट में कोशिश करें कि इन्वेस्ट ना करें। अपनी सेविंग्स का 25%, 50%, 30% जो भी आप कंफर्टेबली समझते हैं कि आपको फौरी वो पैसे नहीं चाहिए और आप ये अवेलेबल होंगे, तो फिर बजाय बैंक में रखे रहने के इन पैसों को आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने रिस्क प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क प्रोफाइल की मैंने देखा है कि दो मेजर कैटेगरीज हैं। एक वो रिस्क है जो आपका बायोलॉजिकल रिस्क प्रोफाइल है, कि अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया तो दिन में 40 दफ़ा आपने देखा है कि शेयर प्राइस किधर को चली गई है, और परेशान है कि थोड़ा नीचे चला गया तो क्या हुआ, थोड़ा ऊपर चला गया तो एक्साइटेड है, तो बिला वजह की दर्द सरी आपने पाल ली। तो इस रिस्क प्रोफाइल को, अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव तबीयत वाला बंदा है तो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी जो रीजनेबल कह सकते हैं, जिनकी सेंसिटिविटी लेवल है, तो आप लॉन्ग टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट करें, जो अच्छी कंपनियां हो, ब्लू चिप कंपनियां हो, या ऐसे सेक्टर्स में हो जहां पे ग्रोथ आ रही हो, और आप उसमें इन्वेस्ट करते रहें और अपनी एक टारगेट प्राइस तक आप इन्वेस्टेड रहें, और जब वो उस प्राइस पे पहुंच जाए तो बेच के, इस ज़माने में आपने जो किसी और कंपनी पे रिसर्च की हो तो उनके शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, जो रिलेटिवली हर वक्त स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए ये है कि आप रोज़ाना 15-20 मिनट, आधा घंटा, या हफ्ते में एक दफ़ा वो अपने पोर्टफोलियो को चेक करें। स्टॉक ब्रोकर से जो रिसर्च रिपोर्टें हैं, डिफरेंट रिसर्च हाउसेस भी अब रिपोर्टें छाप रहे हैं, वो पढ़ें। पीएसएक्स ने अपनी वेबसाइट पे अब बहुत सारा कंपनियों का डेटा दे दिया, तो जिन कंपनियों में आपने इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके एनालिसिस और अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। तो अपने आप को एजुकेट करें। जिनका रिलेटिवली रिस्क प्रोफाइल वो बहुत हाई नहीं रखना चाहते, तो वो डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव की खबर, और अपने शेयर्स जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हो या इन्वेस्ट करना चाहता हो, उनके उतार चढ़ाव की इंफॉर्मेशन अब रेडिली अवेलेबल है। पीएसएक्स की वेबसाइट के ऊपर भी ये अवेलेबल है, और आपके ब्रोकर्स जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, उनके पास टर्मिनल्स हैं, उनके पास एक रिमोट टर्मिनल या रिमोट अकाउंट यूज़ करने के लिए आपको ऑनलाइन सिस्टम वो दे सकते हैं। उस ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर आप परचेज सेल भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ब्रोकर को इन्वॉल्व किए बगैर, और आप एनालिसिस भी देख सकते हैं, आप अपनी पोजीशन भी देख सकते हैं, और सेलेक्टेड शेयर्स की इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल हो जाती है। तो ये इस तरीके से आप अपने शेयर्स के उतार चढ़ाव को मॉनिटर कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट की उतार चढ़ाव देखने के लिए इंडेक्सेस होते हैं, जैसे KSE 100 इंडेक्स है, जो सारे अच्छी बड़ी कंपनियों को लिस्ट करता है। हर सेक्टर की कई कंपनियां उसमें लिस्टेड होती हैं, तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। KSE 100 के नीचे जाने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, अपवर्ड पॉजिटिव ग्रीन में नज़र आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि जनरली शेयर्स ऊपर को जा रहे हैं। तो इससे आपको मार्केट के ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाता है। फिर KSE ऑल है, KSE 30 इंडेक्स है, बिल्कुल ही ब्लू चिप कंपनियां 30 जो हैं पाकिस्तान की, वो KSE 30 में आती हैं। इसी तरह से इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट शेयर्स का भी KMI 30 और KMI ऑल शेयर्स इंडेक्स है। इनसे भी आपको मार्केट की जो भी मूवमेंट्स हैं वो पता चल सकती हैं। टेक्निकल्स में इन्फ्लेशन रेट, CPI रेट आजकल क्या आ रहा है, उसमें तब्दीली पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है। अगर इन्फ्लेशन रेट ऊपर को जा रहा है तो चांसेस ये हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट रन में कम हो जाएगी, और अगर इन्फ्लेशन रेट नीचे को जा रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल बेहतर हो जाएगी। इस सूरत में इन्फ्लेशन एक किरदार अदा करती है मार्केट के और किसी भी शेयर्स की अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में। इंटरेस्ट रेट्स डिटरमिन करते हैं कि कितनी सप्लाई फंड्स की, मनी की अवेलेबल होगी टू स्टॉक मार्केट। यूजुअली अगर इंटरेस्ट रेट्स स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट हो या बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स हो वो ऊपर को जा रहे हों, तो उस ज़माने में
स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं करती है या नेगेटिव ट्रेंड शो करती है। और जब ये इंटरेस्ट रेट्स, भले वो एसबीपी की पॉलिसी रेट हो या बैंकों के डिपॉजिट्स के ऊपर ऑफर्ड रेट हो, वो नीचे आ रहे हो, तो ज़्यादा पैसे अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि लोग बैंकों में पैसे रखने की बजाय बेहतर समझते हैं कि ऑल्टरनेट एसेट में इन्वेस्ट करें। तो शॉर्ट टर्म के लिए और इजी एंट्री एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट पहला स्टेप आता है। रियल एस्टेट उसके बाद आता है, बिकॉज रियल एस्टेट में एक दफ़ा आप इन्वेस्ट कर दें तो फिर आपको एग्जिट इतनी आसानी से नहीं मिलती। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी, ये दोनों बड़ा रोल प्ले करती हैं एज टेक्निकल्स मार्केट के अप एंड डाउन मूवमेंट में। स्पेसिफिक किसी शेयर्स में भी इनका बड़ा रोल होता है। फिर कंपनियों के अपने मर्जर्स एक्विजिशन टाइप, अगर कोई स्पेकुलेशन चल रही है तो, या वो कोई नया एक्सपेंशन प्लान लेके आने वाले हैं, या कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बंद हो रहा है, या किसी तरह से कोई गवर्नमेंट का एक्शन आने वाला है जिससे अगले दिनों में सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, तो सेंटिमेंट्स भी मार्केट को बड़े सीरियसली इम्पैक्ट करते हैं, एटलीस्ट शॉर्ट रन में। अगला उसूल ये है कि आप अच्छे शेयर का इंतखाब करें। अच्छा शेयर कौन सा है? जिसकी मैनेजमेंट क्रेडिबल है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो वादे करते हैं वो शेयर होल्डर्स का भी ख्याल करते हैं, और कंपनी के प्रोजेक्ट्स को वो ठीक ऑपरेट कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं करते, उनकी रेपुटेशन ऐसी नहीं है कि वो कोई साइड में उन्होंने सेपरेट कंपनियां बना के पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स वहाँ ले जाते हैं, या वो उनके ऊपर टैक्स चोरी के मुकदमे बने हुए हैं, या किसी और तरीके से वो शेयर होल्डर की वैल्यू पूरी माइनॉरिटी शेयर होल्डर तक पहुंचने नहीं देते। उनको छोड़ के जिन कंपनियों की और उनके स्पॉन्सर्स की और मैनेजमेंट की क्लीन शोहरत है, वो आपको ईयर टू ईयर रिजल्ट्स में और उनके डिविडेंड पे आउट्स से पता चल जाएगा। तो अच्छे शेयर का इंतखाब करें। मेरे एक दोस्त हैं जो इस उसूल पे बड़े सख्ती से कारबंद रहते हैं, और उन्होंने हमेशा अबव नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी कमाई है, हर सीजन में इन्वेस्टेड रहते हैं, और वैसे तो माशाल्लाह वो फाइनेंस में भी चैंपियन है। लेकिन जो उनका उसूल है वो ये है कि वो पहले स्पॉन्सर्स और मैनेजमेंट को इखलाकी लेवल पे देखते हैं कि उनकी रेपुटेशन क्या है बाज़ार में, वो अबव द बोर्ड हैं, जिस तरह से पैकेजेस ग्रुप है और कई ग्रुप्स हैं इस लेवल पे, या वो उनका मॉडल जो है वो ज़रा सस्पिशियस है। तो जिनकी रेपुटेशन स्पॉन्सर्स की और उनकी मैनेजमेंट की बहुत अच्छी है, वो उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उसूल भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और उस पे अच्छा रिटर्न भी बनाना चाहते हैं, और बार बार शेयर्स को एक से दूसरे में इन्वेस्ट करने के मुश्किल से भी बचना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप अच्छी मैनेजमेंट और अच्छे स्पॉन्सर्स वाली कंपनी का इंतखाब करें। वैसे तो ये अगला उसूल जो मैं बताने वाला हूँ काउंटर इंट्यूटिव है, बट मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये डॉट ऑन है। जितना कंपनी के ऊपर लोन कम होगा, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि उसके मैनेजर्स, उसके स्पॉन्सर्स पैसे की उतनी ज़्यादा कदर करेंगे। जैसे जैसे गेयरिंग रेशो हाई होती जाती है, जो कैलकुलेशन के और जो किताबें हमने फाइनेंस की पढ़ी थी उनके लिहाज से, तो वो इक्विटी का प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, बट पाकिस्तानी मार्केट में जिस तरह की रिस्क प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे, तो वो नेगेटिव हो जाता है। डाउन टर्न में सूद के रेट एकदम बढ़ जाते हैं और बिजनेस भी कम हो जाता है, तो उन कंपनियों की वायबिलिटी में इशू खड़ा हो जाता है। बाज़ वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो ऑप्टिमल लेवल पे ऑपरेट ही नहीं कर सकती। तो जितना रेशो गेयरिंग का कम हो और अदरवाइज उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आप के उससे मैच करती हो, तो उस वाली कंपनी का इंतखाब करें। हाई डेट वाली कंपनी से इज्तनाब करें। और एक जो सबसे बड़ा उसूल ये है कि आप पहले ऑब्जेक्टिव अपना बना लें कि किस शेयर से किस प्राइस पे पहुंच जाए तो आप समझेंगे कि ये अपनी मैच्योरिटी पे आ गया है, या उसमें कितनी रिडक्शन हो जाए तो आप समझेंगे कि जो सोच समझ के आपने फैसला किया था वो शायद इतना अच्छा नहीं था, तो थोड़े लॉस के साथ, या इंटेंडेड जो आपने प्रॉफिट के ऊपर नंबर लगाया हुआ था, या पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट और टॉप नंबर लगाया हुआ था,
उसकी बेसिस के ऊपर आप फैसला करें, बजाय कि आर्बिट्रेरी आप सोचें कि जी अब तक इतना बढ़ गया है तो आगे भी शायद इसी स्पीड से चलेगा। तो हो सकता है वो ऑलरेडी मैच्योर हो गया हो और नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी उसकी स्टेबलाइज होने के कुछ अर्सा बाद दोबारा बढ़ना शुरू हो, या मार्केट में उसने ऑलरेडी एक लेवल अचीव कर लिया हो इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज अपनी प्रोडक्ट की, कि ग्रोथ के चांसेस कम हो गए हों, या कोई कंपटीशन ने कैच अप कर लिया हो, तो वो जहाँ तक ग्रो कर सकता था अकेला उसने कर लिया और अब उसकी ग्रोथ स्लो हो गई है। उस सूरत में आपको जो भी आपकी इंटेंडेड प्राइस थी वहाँ पहुँच गया तो आप एग्जिट कर जाएं, और फिर किसी फ्यूचर टाइम पे अगर दोबारा से आपको लगे कि ये शेयर लुक्रेटिव हो गया है तो पूरे एनालिसिस के बाद आप फिर उसमें एंटर हो। जैसे हमने डिस्कस किया है कि शेयर्स रिलेटिवली हाई रिस्क हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट है। हाई रिस्क को आप टेम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इन नंबर ऑफ सेक्टर्स, बजाय कि किसी एक या दो में पोजीशन लेके बैठें। तो आप 10-20% का एक वो कर लें कि इससे ज़्यादा किसी सिंगल शेयर या सिंगल सेक्टर में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो फिर इस उसूल को जो आपने सोच समझ के अपनी रिस्क एपेटाइट के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिहाज से बनाया हो, उस पे कारबंद रहें पीरियड टू पीरियड, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। पोर्टफोलियोज में मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, एग्रेसिव स्ट्रेटजी हो सकती है, डिफेंसिव हो सकती है, रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड इनकम, रेगुलर इनकम हो सकती है, हाई ग्रोथ लो डिविडेंड काइंड ऑफ पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बाज़ दफ़ा स्पेकुलेटिव एक एरिया है जहाँ पे रूमर्स के ऊपर है। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो आप इन चारों का मिक्स करके कर सकते हैं। मिक्स किस तरह से करके होगा, वो जितनी आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क प्रोफाइल है उससे निकलेगा। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो शायद आपको डिफेंसिव में 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्रोथ में 10-20% इन्वेस्ट करना चाहिए, डिविडेंड ओरिएंटेड में अनदर 10-20 करके, तो बाकी जो बच जाए तो 10% के करीब आप स्पेकुलेटिव एग्रेसिव वाले में कर सकते हैं। अगर किसी का रिस्क प्रोफाइल बहुत हाई है और वो बेसिकली अगर उसके पास ये पैसे हैं उससे, या तो वो कोई छक्का मारना चाहता है और अगर डूब भी जाए तो खैर है, तो फिर उसको स्पेकुलेटिव और एग्रेसिव में भी ट्राई कर सकता है। बट बाकी सारे लोगों के लिए एडवाइस यही है, कॉमन दोस्तों के लिए, कि वो डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाएं बजाय कि बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाएं। और फाइनल वर्ड ये है कि कुछ लोगों को शरिया कंप्लाइंट में इन्वेस्ट करने की ज़्यादा रुझान है। ये बड़ी अच्छी बात है, जितना भी कोई परहेजगार मुत्तकी हो जाए उतना ही बेहतर है। और मुत्तकी और परहेजगार का ये मतलब नहीं है कि वो इनकम कमाना बंद कर दे या वो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न को भूल जाए। तो शरिया कंप्लाइंट KMI या KMI AL यानी ऑल शेयर्स में उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ कंपनियां और आ रही हैं स्टॉक मार्केट में जो ज़ीरो डेट पे होंगी, तो वो अल्ट्रा शरिया कंप्लाइंट आप उनको कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी होगी अनकरीब इंशाल्लाह उन कंपनियों से। बहुत सारे दूसरे लोगों का, पढ़े लिखे और जो सारी बात को समझते हैं, उनका ख्याल ये है कि शेयर मार्केट में जनरली इन्वेस्टमेंट हलाल के ज़िम्मे में आती है। मैं खुद तो कोई मुफ्ती साहब नहीं हूँ जो मैं इस पे फतवा दे सकता हूँ, लेकिन उनका आर्गूमेंट ये है कि नफ़ा और नुकसान बुनियादी शर्त है किसी भी हलाल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो इसमें बिल्कुल है। आप सोच समझ के अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसका ख्याल भी रखते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि नुकसान भी हो जाए। ज़रूरी नहीं नुकसान हो, बट पॉसिबिलिटी है कि नुकसान भी हो जाए। तो इस वजह से सारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को आप हलाल के उसमें ले सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बैंक्स वगैरह के शेयर्स में चूँकि वो प्रॉफिट लेते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस वजह से वो छोड़ के बाकियों में कर लेना चाहिए। तो इसमें काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियन है। जिस तरीके से आपका दिल कहता है और आपका मुफ्ती कहता है, उसी तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मोटी मोटी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ हैं, जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स हैं, फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं,
और नेशनल सेविंग स्कीम्स की है, तो उस पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर भी कर लीजिएगा, हो सकता है कि किसी का भला हो जाए। और एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।